नमस्कार बच्चों। आज कविता देखते हैं हम लोग पर्वत प्रदेश में पावस। ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके गौरव का गान करते हैं। झरने झागों के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना, पर्वत के विशाल आकार को गायब कर देना, यह सब दृश्य जादू भरा खेल प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना कवि का उद्देश्य रहा है। तो आइए देखते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पावस यानी वर्षा ऋतु, पल पल क्षण क्षण को कहते हैं। परिवर्तित बदला हुआ रूप, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। मेखलाकार यानी कि करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। अपार असंख्य, सहस्त्र माने हजार होता है। दृग सुमन पुष्प के समान आंखें। अवलोक माने देखना। महाकार यानी बड़ा ढांचा। आइए इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन हुआ है। प्रकृति के पल पल बदलते हुए रूप सौंदर्य का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। मेखलाकार पर्वत तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वह पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पैरों के पास एक विशाल तालाब था, जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। इसका शिल्प सौंदर्य देखें। यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। पर्वत का दृग फाड़कर देखना एक मानवीकरण क्रिया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज व प्रभावकारी है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता है। शब्द चयन अत्यंत भावानुकूल है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे दृग सुमन में रूपक अलंकार, पर्वत प्रदेश में अनुप्रास अलंकार, पल पल और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दर्पण सा में उपमा अलंकार है। आइए अब आगे की कविता को देखते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्चा कांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे। नीरव नभ पर अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर। इसके शब्दार्थ को देखिए। गिरि माने पर्वत, गौरव महिमा को कहते हैं। मद माने मस्ती, नस नस रग रग को कहेंगे। उत्तेजित माने भड़काया हुआ। लड़ी यानी कि माला। झरता गिरना। निर्झर माने झरना। गिरिवर ऊंचा पर्वत। उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की इच्छा। तरुवर पेड़ को कहेंगे। नीरव माने मौन, अनिमेष एकटक। अटल सदा बना रहने वाला। चिंता पर यानी चिंता में मग्न। आइए इस कविता का भाव सौंदर्य देखें।
कवि ने इन पंक्तियों में पर्वतों से बहते झरने और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। प्रकृति की छाती पर ऊंचे वृक्ष मानो ऊंची उठी आकांक्षाओं के समान हैं। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े प्रतीत होते हैं। शिल्प सौंदर्य देखें इन पंक्तियों का। यहाँ प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज व प्रभावकारी है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का अत्यंत कोमल एवं सुमधुर प्रयोग हुआ है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता है। शब्द चयन अत्यंत भावानुकूल है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कवि की कल्पना में नवीनता झलकती है और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखें, निर्झर तथा गिरि में चेतना का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। नीरव नव गिरि का गौरव गाकर अनुप्रास अलंकार और मोतियों से सुंदर और उच्चाकांक्षाओं से तरुवर में उपमा अलंकार है। पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर पहाड़ को कहते हैं। अपार माने बहुत अधिक। पारद के पर, पारे के समान सफेद या चमकीले पंख। पारद यानी कि वारिद, यहाँ पर वारिद बादल होता है और पारद पारे को कहा गया है। पर माने पंख। स्वशेष यानी केवल आवाज का रह जाना। भू माने धरती, अंबर आकाश को कहेंगे। धस गए यानी कि दब गए। सभय माने भय के साथ। तालाब ताल को। जलदयान बादल रूपी विमान और विचर विचर माने घूम घूम कर। और इंद्रजाल अद्भुत खेल को कहेंगे। भाव सौंदर्य देखें इन पंक्तियों का। कवि ने इन पंक्तियों में पल पल बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। इसमें वर्षा ऋतु में बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाबों से उठने वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन किया है। शाल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धंस गए हैं। तालाब से धुआं उठने लगता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इंद्र भी अपनी जादूगरी का खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा हो। शिल्प सौंदर्य देखें। पर्वत तथा शाल वृक्षों पर मानवीय भावनाओं के साथ साथ बाल कल्पनाओं का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज व प्रभावकारी है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का अत्यंत कोमल एवं सुमधुर प्रयोग हुआ है। भाषा में संगीतात्मकता और लयात्मकता है। शब्द चयन अत्यंत भावानुकूल है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। भाषा में संगीतात्मकता, कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे विचर विचर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और जलदयान तथा पारद के पर में रूपक अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता है। कवि ने पर्वतीय प्रदेश का मानवीकरण करते हुए प्रकृति के मनोरम सौंदर्य तथा वर्षा ऋतु में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों और अलौकिक दृश्यों का बड़ा ही सजीव एवं सूक्ष्म चित्रण किया है। कवि कहता है कि विशालकाय पर्वत मानो अपने विशाल रूप को अपने चरणों में स्थित बड़े बड़े तालाबों में अपने हजार सुमन रूपी नेत्रों से निहारते हुए अचंभित हो रहा है। बहते हुए दर्शकों एवं पाठकों की नस नस में उमंग और उल्लास का संचार हो रहा है। ये झरने ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे पर्वतों ने मोतियों सरीखी लड़ियां पहन रखी हों। पहाड़ों के सीनों को फाड़कर उच्च आकांक्षाओं से युक्त पेड़ मानो अपलक और शांत आकाश को निहार रहे हों। फिर अचानक ही पर्वत मानो बादल रूपी यान के परों को फड़फड़ाकर कहीं उड़ गए हों, जैसे कि इंद्र अपना इंद्रजाल फैला रहे हों।
कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मानो पृथ्वी पर आसमान टूट पड़ा हो तथा भय के विशाल साल के पेड़ जमीन में धंस गए हों। तालाबों से उठती भाप ऐसी जान पड़ती है मानो उनमें आग लग गई हो और धुआं उठ रहा हो। इस तरह से कविता को कवि ने मानवीय मूल्यों के आरोपण के साथ तथा सुंदर कल्पनाओं को चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। तो इस कविता का आनंद उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।